हवेली के गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां बरगद के सूखे पेड़ हवा के झोंकों से ऐसे हिलते थे मानो कोई रूह कर्रा रही हो। रवि जो शहर की चकाचौंध से निकलकर इस शांत गांव में आया था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ की शांति में कितनी गहरी चीखें दफन है। वह अनामिका के हुस्न के जादुई घेरे में इस कदर कैद हो चुका था कि उसे गांव वालों की डरी हुई आंखें और पीछे से आती चेतावनियां सुना ही नहीं दी। अनामिका, जिसकी रंगत दूध जैसी सफेद और आंखें किसी गहरी खाई की तरह काली थी, जब वह चलती थी तो उसके पाजेब की छन छन किसी संगीत की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह बजती थी। शादी का फैसला रवि ने चंद दिनों में ही ले लिया, जैसे उसके दिमाग पर किसी ने गहरा वशीकरण कर दिया हो। शादी की रात हवेली के उस पुराने कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि रवि को अपनी खुद की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। कमरे में मोगरे के फूलों की बाहरी महक फैली हुई थी, जो धीरे धीरे किसी पुरानी गली सड़ी चीज की गंध में बदल रही थी। रवि बिस्तर पर बैठा था, तभी दरवाजा एक लंबी चरमराहट के साथ खुला। अनामिका अंदर दाखिल हुई। उसके लाल जोड़े का घूंघट उसके चेहरे को आधा ढके हुए था। रवि ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, लेकिन छूते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अनामिका का हाथ किसी लाश की तरह बर्फ जैसा ठंडा था। अनामिका, तुम इतनी ठंडी क्यों पड़ रही हो? क्या तुम ठीक हो? रवि ने घबराते हुए पूछा। अनामिका ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। चांद की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी दरंदगी चमक रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रवि, बस सदियों की प्यास है जो आज बुझने वाली है। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले उसने देखा कि कमरे के कोने में लगे आदम का आईने में उसकी अपनी परछाई तो दिख रही थी, लेकिन उसके बगल में खड़ी अनामिका का आईने में कोई वजूद नहीं था। आईना खाली था। रवि के गले से आवाज निकलने ही वाली थी कि अनामिका के हाथ की पकड़ उसकी गर्दन पर लोहे की जंजीर की तरह कस गई। अनामिका का चेहरा अब बदलने लगा था। उसकी कोमल त्वचा धीरे धीरे खिंचने लगी और आंखों के गड्ढे काले कुओं की तरह गहरे हो गए। उसके नाखून खंजर की तरह लंबे होकर रवि के सीने में चुभने लगे। तुम इंसान नहीं हो, रवि झटपटाते हुए चिल्लाया। अनामिका उसके कान के पास अपना चेहरा ले गई, जहां से ठंडी सांसें निकल रही थी। उसने ठहाका मारते हुए कहा, इंसान मर जाते हैं रवि, पर मैं नहीं। हर 100 साल में मुझे तुम जैसे नौजवानों का गर्म खून चाहिए होता है, ताकि मेरी ये जवानी, ये हुस्न बरकरार रहे। आज रात तुम्हारी रूह इस हवेली की दीवारों में कैद हो जाएगी और तुम्हारा खून मेरी रगों में दौड़ेगा। हवेली की दीवारों से किसी के सिसकने की आहटें आने लगी, जैसे पुरानी शिकार गई रूहें रवि को अपनी तरफ बुला रही हैं। अनामिका ने अपने नुकीले दांत रवि की गर्दन में गड़ा दिए। कमरे की मोमबत्तियां एक झटके में बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ मांस फटने और खून के घूंट भरने की आवाजें गूंजती रही। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी तो अनामिका खिड़की पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और जवान लग रही थी। कमरे में रवि का कहीं नामो निशान नहीं था। बस जमीन पर उसकी शादी की अंगूठी पड़ी थी और हवा में एक नई मौत का सन्नाटा पसरा था। गांव के सुनसान रास्ते पर धूल उड़ाती हुई गाड़ी अचानक रुक गई। अजय ने बोनट से निकलते हुए धुएं को देखा और झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। ग्रेट, अब इस वीराने में हम मैकेनिक कहाँ ढूंढेंगे? पीछे बैठी नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। शांत हो जाओ अजय, देखो सामने वो बड़ी सी हवेली है, कम से कम रात बिताने की जगह तो मिल जाएगी। राहुल और निया भी बाहर निकल आए। दूर खड़ी सालिशान मगर खामोश हवेली को देखकर निया के मन में एक अजीब सी सिहरन हुई, पर उसने उसे गहन समझकर झटक दिया। जैसे ही उन्होंने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, वे अपने आप धीमी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। बाहर से खंडर लगने वाली हवेली अंदर से राजमहल जैसी थी। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई एक बेहद खूबसूरत औरत नजर आई। अनामिका। भटके हुए मुसाफिरों का इस हवेली में स्वागत है। अनामिका की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई रेशम कान से छूकर गुजरा हो। अजय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नमस्ते, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम यहाँ रात बिता सकते हो? मैं अजय हूँ और ये मेरी मंगेतर नेहा।
अनामिका की नज़र नेहा और अजय के जुड़े हुए हाथों पर गई। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान आई। सगाई हो गई है। बहुत प्यारा जोड़ा है। प्यार में तो इंसान जान भी दे देते हैं, है ना? उसने सबको कमरे दिखाए। राहुल और नेहा अपने कमरे में चले गए, जबकि अजय और नेहा को सबसे बड़ा कमरा दिया गया। रात के खाने पर मेज सजी थी। जायकेदार खाने की खुशबू फैली थी। नेहा को सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, बल्कि उसे अनामिका का व्यवहार बहुत पसंद आया। खाने के दौरान राहुल ने पूछा, अनामिका जी, आप यहाँ अकेली रहती हैं? इतना बड़ा घर संभालना मुश्किल नहीं होता? अनामिका ने अपनी वाइन का गिलास धीरे से घुमाया और अजय की तरफ देखकर मुस्कुराई। अकेली कहाँ हूँ? इस हवेली की दीवार में बहुत सी यादें हैं, और अब तो आप लोग भी आ गए हैं। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। रात के सन्नाटे में जब सब अपने कमरों में चले गए, अजय और नेहा बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। अजय ने नेहा को करीब खींचते हुए कहा, नेहा, यहाँ सब कितना जादुई लग रहा है ना, जैसे हम किसी पुरानी रोमांटिक फिल्म में आ गए हों। नेहा ने अपना सर अजय के कंधों पर रख दिया। हाँ अजय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर जगह हमें यूं ही मिल गई। अनामिका कितनी अच्छी है ना? अजय ने नेहा के माथे को चूमा। सच में, कल गाड़ी ठीक करवा कर हम यहाँ से निकलेंगे, पर यह रात हमेशा याद रहेगी। तभी खिड़की के बाहर से हल्की सी आहट हुई। किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। नेहा ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद हवा से पर्दा हिला है। उसे नहीं पता था कि बगल वाले कमरे में अनामिका आईने के सामने बैठी अपनी उंगलियों से एक पुरानी सूखी हुई हड्डी को सहला रही थी, और उसकी आंखों में अजय को देखकर वही भूख जाग रही थी जो उसने रवि के वक्त महसूस की थी। अनामिका ने धीरे से फुसफुसाया, प्यार जहर की तरह कड़वा और खून की तरह मीठा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें हवेली के ऊंचे रोशनदारों से अंदर आई, तो चारों दोस्त जाने की तैयारी करने लगे। अजय बोनट चेक कर रहा था, तभी अनामिका रेशमी लिबास पहने सीढ़ी से उतर कर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। इतनी जल्दी क्या है? अनामिका ने अजय के करीब आकर उसकी बाह पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि अजय के शरीर में एक सिरन दौड़ गई। गांव में आज एक बहुत पुराना मेला लगा है। अगर आप लोग आज रुके तो मैं आपको अपना गांव दिखा सकती हूँ। यहाँ की खूबसूरती देखे बिना जाना अधूरा रहेगा। अजय ने नेहा की तरफ देखा। नेहा, जो अनामिका की सादगी की कायल हो चुकी थी, तुरंत मान गई। हाँ अजय, रुकते हैं ना? वैसे भी मैकेनिक को आने में वक्त लगेगा। पूरा दिन अनामिका उन लोगों को गांव की गलियों में घुमाती रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अनामिका का बर्ताव बदलने लगा। वह हर बहाने से अजय के करीब रहने की कोशिश कर रही थी। कभी रास्ता बताते हुए उसका हाथ पकड़ लेती, तो कभी उसके कान के पास झुककर धीरे से बात करती। निया ये सब देख रही थी। उसे अनामिका की नजरों में छिपी वो अजीब सी चमक समझ आने लगी थी। शाम को जब सब एक चाय की टपरी पर बैठे थे, निया ने नेहा को थोड़ा अलग ले जाकर धीरे से कहा, नेहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तूने गौर किया है? अनामिका जैसे कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही। नेहा हंस पड़ी। निया, तू पागल हो गई है क्या? वो बस अच्छी होस्ट है, और फिर अजय मेरा मंगेतर है। मैं जानती हूँ वो कैसा है। तो खामखा शक कर रही है। नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं नेहा, देख, अभी भी वो अजय को पुराने मंदिर की कहानियां सुना रही है, और उसके हाथ को कैसे सहला रही है। उसकी आंखों में मुझे कोई और ही औरत दिखती है। वो बहुत खतरनाक लग रही है। नेहा ने चिढ़कर कहा, बस कर नेहा, तू बस जल रही है क्योंकि तुझे कोई अटेंशन नहीं मिल रहा। अनामिका एक अकेली औरत है। उसे शायद हमारी सोबत पसंद आ रही है। रात होते होते हवेली वापस लौटते वक्त अनामिका ने अजय का हाथ थाम लिया और पीछे चल रहे राहुल और लड़कियों से थोड़ा आगे निकल गई। अंधेरे रास्ते पर अनामिका की आवाज और भी भारी हो गई थी। अजय, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम इस जमाने के हो ही नहीं, जैसे तुम्हारी रूह सदियों पुरानी हो? अजय उसकी आंखों में खोया हुआ सा बोला, पता नहीं, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। अनामिका ने एक मंद मुस्कान के साथ अजय के करीब जाकर फुसफुसाया, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं अजय, बस तुम्हें याद आने में थोड़ी देर लग रही है। आज की रात
सब याद आ जाएगा। पीछे से पीछे से निया ने ये सब देखा और उसका कलेजा धक से रह गया। उसने देखा कि चलते वक्त अनामिका के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे, लेकिन जैसे उसने पलक झपकाई सब सामान्य था। राहुल और नेहा हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अनामिका का जाल अब अजय के गले तक पहुंच चुका है। हवेली पहुंचते ही अनामिका ने एक भारी पीतल की चाबी निकाली और अजय की तरफ देखते हुए कहा, आज रात तुम सबके कमरों में एक खास खुशबू वाला धुआं किया जाएगा, जिससे आप सबको बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आएगी। निया के कान खड़े हो गए। उसने नेहा को फिर से टोकने की कोशिश की, पर नेहा ने उसे अनसुना कर दिया। हवेली के गलियारे उस रात कुछ ज्यादा ही ठंडे थे। राहुल और निया के मन में बेचैनी का साया गहराता जा रहा था। जब सब अपने कमरों में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी निया की नजर हॉल में लगे उस विशाल धूल भरे आईने पर पड़ी। राहुल भी उसके पीछे खड़ा था। अनामिका अजय के पास खड़ी उसे चमेली का एक फूल दे रही थी। आईने के सामने से गुजरते वक्त जो नजारा राहुल और निया ने देखा, उसने उनके खून को बर्फ जैसा जमा दिया। आईने में अजय तो खड़ा था, लेकिन उसके बगल में अनामिका की जगह सिर्फ एक कंकाल जैसा साया था, जिसकी आंखों की जगह दो दहकते हुए अंगारे थे। नेहा के मुंह से दबी हुई चीख निकली। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए अजय और नेहा के कमरे में पहुंचे। अजय, नेहा, मेरी बात सुनो, हमें अभी अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, राहुल हाफते हुए चिल्लाया। नेहा ने चिढ़कर अपनी किताब मेज पर रखी। अब क्या हुआ राहुल, तुम लोग सोने क्यों नहीं देते? निया ने कांपती आवाज में कहा। नेहा, वो औरत, वो अनामिका इंसान नहीं है। हमने अभी आईने में देखा, उसकी कोई परछाई नहीं है। वो एक चलती फिरती लाश है। वो अजय को मार डालेगी। अजय, जो पहले से ही अनामिका के दिए हुए फूल की गंध से मदहोश लग रहा था, धीमी आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? अनामिका जी कितनी नेक औरत है, तुम लोग बस उनसे जलते हो। जाओ यहाँ से। नेहा ने भी उनकी बात अनसुनी कर दी और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। राहुल और निया बेबस होकर अपने कमरे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, गलियारे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। हवा में एक डरावनी सरसराहट हुई। कहाँ जा रहे हो नन्हे मुसाफिर? अनामिका की आवाज उनके ठीक पीछे से आई। नेहा, इस बार वह आवाज किसी सुरीली औरत की नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जमीन के नीचे दबी किसी रूह की थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। अनामिका हवा में तैर रही थी। उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे। इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाता, अनामिका ने अपना हाथ हवा में लहराया और राहुल का गला अदृश्य ताकत से भिज गया। वह तड़पने लगा। निया चिल्लाने ही वाली थी कि अनामिका ने उसके मुंह पर अपना ठंडा हाथ रख दिया। तुमने मेरा सच देख लिया, अब तुम कभी कुछ नहीं देख पाओगे, अनामिका ने फुसफुसाया। अगले ही पल राहुल की गर्दन एक भयानक कड़क की आवाज के साथ मुड़ गई। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अनामिका के लंबे नाखून उसके सीने के पार हो गए, बिना किसी शोर के हवेली ने दो और रूहों को निगल लिया। अब अनामिका अजय के कमरे की ओर बढ़ी। अजय बिस्तर पर बैठा शून्य में देख रहा था। अनामिका उसके करीब आई और उसके गालों को सहलाया। उसकी छुअन अब अजय को ठंडी नहीं बल्कि सम्मोहक लग रही थी। अजय, देखो मेरी आंखों में, अनामिका ने सम्मोहित करने वाली आवाज में कहा। अजय की आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली पड़ गई। वह एक कुटपुतली की तरह खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा हूं अनामिका, उसने यंत्रवत आवाज में कहा। अनामिका ने उसे गले लगा लिया और नेहा की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सो चुकी थी। अनामिका ने अजय के कान में कहा, आज रात तुम्हारी जवानी मेरी रगों में बसेगी और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इस हवेली में कैद हो जाओगे। अजय के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। वह पूरी तरह उसके वश में था। हवेली का बड़ा हॉल एक अजीब और भयानक मंडप में बदल चुका था। हर तरफ पुरानी काली मोमबत्तियां जल रही थी, जिनसे धुआं नहीं बल्कि एक अजीब सा नीला प्रकाश निकल रहा था। अजय, जो पूरी तरह अनामिका के वश में था, किसी पुतले की तरह मंडप में बैठा था। अनामिका लाल जोड़े में लिपटी दुल्हन बनी थी, पर उसकी मुस्कान में मौत की ठंडक थी।
मंडप के चारों तरफ अदृश्य रूहें चीख रही थी, पर अजय को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बिना किसी पंडित के हवा में अपने आप मंत्र गूंज रहे थे। अनामिका ने अजय का हाथ थामा, वह हाथ जो अब धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ अजय की उम्र का एक हिस्सा कम हो रहा था और अनामिका की त्वचा और भी चमकने लगी थी। रस्मों के बाद अनामिका एक जीत भरी निगाह से अजय को देखती है और उसे सुहागरात के लिए उस पुराने कमरे की तरफ ले जाती है जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया था। उसी वक्त दूसरी तरफ नेहा गहरी नींद में सपने देख रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जोर जोर से झंझोड़ रहा है। नेहा, जागो नेहा, हमारे पास वक्त नहीं है। नेहा ने लड़खड़ाती आंखों से देखा। उसके सामने निया और राहुल खड़े थे, पर वो दोनों अजीब लग रहे थे। उनका शरीर हल्का धुंधला था और उनके चेहरे पर मौत की जर्दी थी। निया, राहुल, तुम लोग ऐसे, और ये तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसा? नेहा घबरा कर चिल्लाई। निया ने रोते हुए कहा, नेहा चिल्लाओ मत, हम मर चुके हैं। अनामिका ने हमें मार दिया। अब हम सिर्फ आत्माएं हैं जो इस हवेली में कैद हैं। राहुल ने तेजी से कहा, सुनो नेहा, अनामिका एक डायन है। वो अजय की बलि देने वाली है। अभी वो उसे सुहागरात के बहाने ऊपर ले गई है। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो अजय का भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ। नेहा का दिल बैठ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अजय को कुछ नहीं होने दूंगी। निया की आत्मा ने नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ आर पार निकल गए। नेहा, डर मत। इस हवेली में जितनी भी आत्माएं कैद हैं, वो सब अनामिका से बदला लेना चाहती है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें बस वो पुराना आईना तोड़ना है जो उस कमरे में है। वही उसकी शक्ति का राज है। हवेली की दीवारों से सैकड़ों रोने की आवाजें आने लगी। वो सब उन मर्दों की आत्माएं थी जिन्हें अनामिका ने पहले मारा था। वो सब मिलकर एक शक्ति बन रही थी ताकि नेहा को रास्ता दिखा सके। नेहा ने हिम्मत जुटाई और दीवार पर टंगी एक भारी तलवार उठाई। राहुल और नेहा के साए उसके आगे आगे चलने लगे। दरवाजों को अपने आप खोलते हुए ऊपर कमरे में अनामिका ने अजय को बिस्तर पर लिटाया था और उसके ऊपर झुककर अपनी जुबान उसके गर्दन पर फेर रही थी। उसका चेहरा अब बुरी तरह बदल चुका था, एक भयानक बुढ़िया जिसके दांत बाहर निकले हुए थे। अब वक्त आ गया है मेरे प्यारे अजय, अनामिका ने गुर्राते हुए कहा। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। नेहा तलवार लिए खड़ी थी और उसके पीछे धुंधले साए चीख रहे थे, छोड़ दो उसे तुम राक्षस। नेहा गरजी। अनामिका पलट कर देखी, उसकी आंखों में आग थी। एक मामूली लड़की मुझे रोकेगी? निया और राहुल की आत्माएं हवा में तैरती हुई अनामिका के चारों तरफ घूमने लगी, उसे भ्रमित करने लगी। नेहा तेजी से उस बड़े आईने की तरफ भागी। कमरे का मंजर रूह कपा देने वाला था। अनामिका का चेहरा किसी सड़ी हुई लाश जैसा दिखने लगा था। वह हवा में लहराती हुई नेहा की तरफ झपटी। मरने के लिए तैयार हो जा छोटी लड़की। तभी राहुल और नेहा की रूहों ने एक जोरदार चीख मारी। हवेली की दीवारों से सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकल आईं। वे उन मर्दों की आत्माएं थी जिन्हें अनामिका ने सदियों से मारा था। उन सब ने मिलकर अनामिका के चारों तरफ एक घेरा बना लिया और उसे पीछे धकेलने लगी। राहुल की आवाज गूंजी, नेहा जल्दी करो, हमें इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। नेहा आईने की तरफ दौड़ी। आईने के भीतर का नजारा खौफनाक था। वहां अनामिका की असलियत क्या थी? एक सड़ती हुई हजारों साल पुरानी डायन। जैसे ही नेहा ने तलवार उठाई, अनामिका जोर से चिल्लाई, नहीं, अगर वो टूटा तो मेरा वजूद मिट जाएगा। अनामिका ने अपनी पूरी ताकत से उन आत्माओं के घेरों को तोड़ा और नेहा की गर्दन दबोचने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके नाखून नेहा के गले को छू ही चुके थे कि नेहा ने अपनी पूरी ताकत से भारी तलवार आईने के बीचों बीच दे मारी। कड़क झन्नाट, आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी हवेली को हिलाकर रख दिया। अनामिका का शरीर बीच से फटने लगा, उसकी चमकती त्वचा राख की तरह झड़ने लगी और वह देखते ही देखते कंकाल में बदल गई। अनामिका, नहीं, मेरी जवानी, मेरी अमरता,
अगले ही पल अनामिका के शरीर से नीला धुआं निकला और वह पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गई। उसके मरते ही अजय की आंखों से कालापन गायब हो गया। वह होश में आया और बिस्तर से गिरते हुए नेहा की बाहों में जा गिरा। नेहा, ये सब क्या है? राहुल और निया कहाँ हैं? अजय ने लड़खड़ाते हुए पूछा। नेहा ने आंसू भरी आंखों से कमरे के कोने की ओर देखा। वहाँ राहुल और निया के धुंधले साए खड़े थे। उनके चेहरों पर अब खौफ नहीं बल्कि एक सकून भरी शांति थी। नेहा की रूह मुस्कुराई। नेहा, अजय को यहाँ से ले जाओ, हमारा काम पूरा हुआ, अब हम सब आजाद हैं। राहुल ने धीरे से हाथ हिलाया और धीरे धीरे वे दोनों हवा में ओझल हो गए। उनके साथ ही हवेली की अन्य आत्माएं भी गायब हो गई। अचानक हवेली की दीवारें दरकने लगी। वह पुरानी हवेली जो अनामिका के जादू से खड़ी थी अब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। नेहा ने अजय को सहारा दिया और वे दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर सड़क पर पहुंचे, उनके पीछे पूरी हवेली धूल के गुब्बार में बदल गई। सुबह का सूरज निकल रहा था। उजाले की पहली किरण उस जगह को छुआ जहाँ कभी खौफ का बसेरा था। अजय और नेहा एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया था, लेकिन अनामिका के उस भयानक शाप का अंत हो चुका था। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। वे सब उस जगह की ओर देख रहे थे जहाँ सदियों बाद आजादी की धूप खिली थी।